देखना है, यदि प्रैक्टिस नहीं होगा तो कैसे चलेगा। चलो देखता हूँ, कुछ स्टूडेंट से मैं कुछ पूछता हूँ आज। रिया, पुष्कर, ओके, तो आगे बढ़ा जाए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमारी जो डेरिवेशन मैंने बोला था कि एक रिलेशन हम लोगों को डिराइव करना था। द रिलेशन वाज relation between total energy, potential energy and kinetic energy। ठीक है, ये वाला मैंने बोला था आप लोगों को डिराइव करने के लिए। आई होप कि कुछ बच्चों ने किया और कुछ ने नहीं किया। तो चलो हम लोग देखेंगे इसको आगे। यदि मैं आपसे बात करूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर प्लस माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। चलो आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ये वाला पार्ट पोटेंशियल एनर्जी, potential energy और दिस पार्ट इज काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? और हम लोगों ने एक और इक्वेशन देखा था कि mv स्क्वायर बाय r, ये कौन सा फोर्स होता है? centripetal force वेरी गुड। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू व्हिच फोर्स? electrostatic force तो k z स्क्वायर बाय r स्क्वायर, कोई दिक्कत? no sir मैंने क्या किया था, ये वाला काटा था, ये वाला काटा था, mv स्क्वायर से जो ये पोर्शन आता है इसको मैंने पुट किया था यहाँ, है ना? तो ये वाली आई थी आपकी हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। इसका वैल्यू कितना होगा? -1/2 के जेड स्क्वायर बाय आर। -1/2 के जेड स्क्वायर बाय आर। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला है टोटल एनर्जी। देखो ध्यान से, बहुत इजी डेरिवेशन। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, दिस वन इज काइनेटिक एनर्जी, ओके, और दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इंक्लूड कर लेंगे, माइनस साइन को इंक्लूड कर लेंगे। ओके, ये वाली है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दो पोटेंशियल। ओके, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा? माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर, माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। ओके, कोई दिक्कत? नो। अब हम लोग क्या किए थे, डिवाइड करेंगे तो उल्टा होता है ना, फिर a z square by r into r divided by minus a z square। a z square गया, माइनस भी गया, माइनस भी गया, r भी गया, r भी गया। तो टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ, है ना? तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो ये डेरिवेशन एक आ गया था हम लोगों के पास में, ये हम लोगों ने देखा था। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। आई सपोज किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? no sir हाँ, अब हम लोग काइनेटिक, किसी को कोई दिक्कत क्या? सर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 काइनेटिक टोटल एनर्जी लिख सकते हैं ना? हाँ, काहे नहीं, एक ही बात है ना बेटा, दुगना इनटू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, एक ही बात। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना है? माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर, हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर, है ना? अब डिवाइड करते हैं, उल्टा करते हैं, के जेड स्क्वायर
by r into r ऊपर जाएगा, ओके, बेसिकली 2r ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना, 2r ऊपर चले जाएगा, kzd स्क्वायर, तो 2 गया r गया, kzd स्क्वायर गया, kzd स्क्वायर गया, तो क्या हुआ, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को उधर भेज देते हैं, इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या हुआ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस वन बचा हुआ ना, काइनेटिक एनर्जी को उधर भेज दिया। अब देखिए टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला आया क्या, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का और एक क्या फॉर्मूला है, माइनस काइनेटिक एनर्जी, माइनस, तो देखो ये एक रिलेशन आ गया, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी न्यूमेरिकल्स नीट में, खासकर देखो आईआईटी में तो थोड़ा लेवल को टफ करता है मेंस एग्जामिनेशन में, पर नीट के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही वाले सब, ओके, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये डेरिवेशन आसान है, सबको समझ आना चाहिए, और हो सके तो एक बार कर दो, देखो सारे डेरिवेशन करो, रटो मत, फार्मूला रटोगे ना, देखो केमिस्ट्री बदनाम है, मैं पहले बोलता हूँ केमिस्ट्री बदनाम है कि बच्चे बोलते हैं रटने का सब्जेक्ट, नहीं बेटा, केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करने का सब्जेक्ट, यदि आप इसको समझते हो ना तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और क्लास के पहले दिन मैंने बोला था कि केमिस्ट्री इज योर लाइफ, यदि अपने जीवन को अच्छे से समझना है तो केमिस्ट्री को समझो, ओके, तो किसी को ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से बेटा एक बात बोलूं, एक बार आप इसको देखो, फिर से एक बार देखो कहां दिक्कत है मुझे बता, एक बार बताइए दिक्कत कहां होता है, यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम होता है, और ये वाला सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे मैंने रख दिया काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल, ओके, फिर उसके बाद ये दोनों को माइनस किए तो टोटल एनर्जी निकल गया, ओके, टोटल एनर्जी हमारे पास है, तो टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी में एक बार आराम से गौर करो, तो टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी हाफ आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी को उधर कर दिया इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, इसी प्रकार टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी किया, एक बार जस्ट डिराइव करो ना बेटा, कुछ नहीं है, डिवाइड है, प्लस माइनस है, आपके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, आप टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड तो करो, डिवाइड करने आता है आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, आपको टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी करनी आता है, डिवाइड करो आ जाएगा, बट कुछ है ही नहीं इसमें, तो डिराइव करोगे ना एक बार घर में बेटा, जिनको जो बच्चा अभी मुझसे फिर से बोला, रिक्वेस्ट किया कि बताने की, आप एक बार प्लीज घर में डिराइव करना, ठीक है, करोगे कि नहीं करोगे, हाँ ना, करेंगे, करना है बेटा, ठीक है ना, करना है, ओके, तो ये वाला फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि बोलेगा कि आप निकालिए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला तो यहाँ से जानते हैं, पर आप पहले टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, फिर टोटल एनर्जी का दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, आराम से निकल जाएगा, ओके, तो ये डेरिवेशन को प्लीज सब दिमाग में रख लो, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। एक काम करता हूं मैं, आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवाने वाला हूं, न्यूमेरिकल्स को करवाने से पहले मैं एक बार सारे फॉर्मूलाज आपके सामने लिखता हूं और ध्यान से देखिएगा और बोलने की कोशिश कीजिएगा, यदि मालूम होगा तो बोलिए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला बताइए इन टर्म्स ऑफ a नॉट, a naught n square by z, yes, a नॉट n square by z, okay, this is also equal to 0.529 n square by z angstrom, सबको ये फॉर्मूला मालूम होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट 2.18 into 10 to the power 6 z by n. Very good. 2.18 into 10 to the power 6 z by n
मीटर पर सेकंड, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड। ओके बेटा, वेरी गुड। और फिर हम लोगों ने देखा था और एक टाइम पीरियड किससे किससे प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था 2 पाई r बाय क्या v, और लास्टली डिराइव किया था टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्या n cube by z square। n क्यूब बाय z स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये डिराइव किया था हम लोग। टाइम पीरियड जो होती है प्रोपोर्शनल होती है n क्यूब बाय z स्क्वायर। अच्छा, आप लोग में से कोई मुझे बता सकता है, f होती है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी किससे प्रोपोर्शनल हो सकता है? Z square by n cube। वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका, जल्दी बताना। लावण्या। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड की ऑपोजिट होती है, रेसिप्रोकल होती है। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो ये बस उल्टा होता है, z स्क्वायर बाय n क्यूब। एक बार जल्दी से सारे फार्मूलास को देखो जल्दी से। ओके, हाँ, और इंपॉर्टेंट है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का क्या फार्मूला था? -13.6 into z by n square। नहीं बेटा, क्या बोले थे? z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरा minus 2.18 into 10 to the 18 z square n square joule। 10 to the power -18। ओके, हाँ सर, -18 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर जूल। ठीक है ना? एक बार बढ़िया से ये फार्मूला को देख लो सबको ही। और वेरी गुड, 2-3 बच्चे का मुझे आवाज अच्छे से सुनाई दे रहा है, वो लोग पढ़ रहे हैं। आई अप्रिशिएट इट वेरी मच। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे को पढ़ना है, एवरीबॉडी। देखिए, आराम से देखिए, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी देख लीजिए सारे को। न्यूमेरिकल करना है आप। ओके, चलिए, देख लिया सबने? चलो, potential energy of electron in n cell of B2 plus। ठीक है, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर में इसको बनाना है। जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी। क्विकली क्विकली। अनदर 30 सेकेंड, 1 मिनट दे रहा हूं। चलो, 1 मिनट में ये सब बन जाना चाहिए। कैलकुलेशन भी बहुत आसान है इसकी, जल्दी से। चलिए देखते हैं। बहुत आराम से देखिए, कुछ सम में नहीं है, वेरी सिंपल सम। बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बोला गया है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल ऑफ Be2+। सम को बनाने से पहले दिमाग लगा लो 1 सेकंड या 2 सेकंड। यदि मैं टोटल एनर्जी निकाल लेता हूं तो टोटल एनर्जी निकालूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले दिमाग लगाना है, बेरिलियम का Z क्या है? बेरिलियम का Z होता है 4। ओके, बेरिलियम की Z होगी 4 और n सेल है, मतलब सेल नंबर कितना हो जाएगा? 4। KLMN, चौथा सेल। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 into Z square by n square।
square electron volt minus 13.6 into z square 4 square 16 और n square 4 square 16 कट गया total energy is equal to minus 13.6 okay total energy is equal to potential energy by 2 minus 13.6 into 2 potential energy 13.6 into 2 कितना हो जाएगा 26 27.2 ये minus 27.2 ये ओके समझ आया कि नहीं समझ आया समझ आया कि नहीं समझ आया आ गया सर। सबको आ गया कोई दिक्कत वापस रिपीट करना है नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं ratio of kinetic energy and potential energy in Volt's orbit. One by two, minus 1/2, 3/2, 5/7. -1/2. Minus 1/2. Very good, better. Ratio of kinetic energy and potential energy in Volt orbit is -1/2. तो चलो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कोई और ट्राई करना चाहते हैं थोड़ा सोच लो यदि एक सिंपल स्टेप से देखोगे तब तो आराम से हो जाएगी बट इसका डेरिवेशन यदि देखिए हम लोग तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी यदि हम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या माइनस हाफ नहीं सॉरी हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर यदि आप डिवाइड करोगे हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर इनटू आर बाय माइनस के जेड स्क्वायर आर आर काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया -1/2 ओके क्लियर है किसी को कोई दिक्कत नो चलिए आगे बढ़ो ट्राई कीजिए बनाइए हाइड्रोजन एटम है ध्यान से देखिएगा बेटा ऐसा हाइड्रोजन एटम कौन सी एटम है हाइड्रोजन एटम RH कोई भी एक पर्टिकुलर शेल है जिसका वैल्यू दिया हुआ है कि RH वो है तो वहां पे रेडियस का वैल्यू है 4r ठीक है RH कोई एक पर्टिकुलर सेल है जहां पे उसका वैल्यू है 4r RY एक सेल है इसका वैल्यू है 16r आपको बोला गया है रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन सेल कौन बनाएगा थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा चलो 1.5 मिनट टाइम देता हूं उसके लिए 1.5 मिनट
Sir, 1/4. 1/4 नहीं बेटा, 1/4 नहीं। ये वाला मालूम नहीं है कौन सा सेल है बेटा, ये मालूम नहीं है कौन सा सेल है। फिर से मैं सम एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन एटम है, उसका कोई एक पर्टिकुलर सेल का रेडियस 4r दिया हुआ, दूसरा सेल का रेडियस 16r दिया हुआ, ठीक है। आपको बोला गया कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन सेल। इसमें और इसमें रेशियो क्या होगी फ्रीक्वेंसी। चलिए देखते हैं। आप सभी को मालूम है टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब्ड बाय z स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू किससे, z स्क्वायर बाय n क्यूब, ठीक। इसका रिवर्स हो जाएगा z स्क्वायर बाय n क्यूब। अब मुझे एक बात बताना है, यहाँ पे तो z की वैल्यू कितनी है, 1। हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, आराम से दो, एकदम आराम से। हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा, तो फ्रीक्वेंसी सर 64। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, गलत है थोड़ा, 8:1 आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो हाँ प्रोपोर्शनल सर, होगी। 8:1। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी सिर्फ किससे फिर प्रोपोर्शनल होगा, n से, मतलब सेल नंबर से सिर्फ प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि z तो 1 हो गई, तो z स्क्वायर भी 1 हो गई। तो इस पर्टिकुलर सम में फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय शेल नंबर का क्यूब। ओके, अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं rx बाय ry, ठीक है ना। rx बाय ry का रेडियस देखते हैं, इट्स इक्वल टू 4r बाय 16r, ठीक है ना। अब आप सभी को एक बात और मालूम है, Rn इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर बाय z। ये फॉर्मूला होता है a नॉट n स्क्वायर बाय z, रेडियस का फॉर्मूला। तो Rn यहाँ पे भी z कितनी है, 1 है, और a नॉट तो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे भी Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। रेडियस किससे प्रोपोर्शनल होता है, n स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है, z से भी होता है, पर z का वैल्यू 1 है। इस पर्टिकुलर सम में रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो हम लोग कर सकते हैं n स्क्वायर, rx प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर से, n1 स्क्वायर से, ry प्रोपोर्शनल है, हम मान सकते हैं, सॉरी इसको मैं nx स्क्वायर लिखता हूं, ry प्रोपोर्शनल है ny स्क्वायर से, तो सेम नंबर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए r गया 4 बन जा 4, ठीक है ना, 1/4। तो 1/4 इज इक्वल टू nx स्क्वायर बाय ny स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या कर दूं, रूट कर दूं, तो स्क्वायर गया गया ना, तो 1/2 इज इक्वल टू nx बाय ny। nx कितना हुआ 1, ny कितना हुआ 2, तो मतलब शेल नंबर 1, शेल नंबर 2। ये कौन कौन सेल है, पहला सेल है और दूसरा सेल है, ये तो हमें यहाँ से पता चल गया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी किससे प्रोपोर्शनल है, 1 बाय n क्यूब। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 बाय फ्रीक्वेंसी 2, इसमें फ्रीक्वेंसी 1, इसमें फ्रीक्वेंसी 2, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाय 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 क्यूब, होगा ना। n क्यूब है तो 1 क्यूब, 2 क्यूब डिवाइडेड बाय, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय 1 इनटू 8 बाय 1। तो रेशियो कितनी आ गई, इज तो 1। ओके, एक बार समझ लो इस सम को, यदि नहीं डायरेक्टली समझ आता तो दोबारा बनाओ इस सम को, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सारे दिमाग लगाने की चीज है, दिमाग तो थोड़ा खोलना ही पड़ेगा बेटा। यदि थ्योरी क्लियर नहीं है तो मुश्किल है बनना, पर यदि थ्योरी क्लियर है तो आराम से बनेगा। एक बार देखो, किसी को कोई दिक्कत है दोबारा पूछो मुझसे, समझ गए कि नहीं समझे, शैल आई रिपीट, नो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बनाइए चलिए। वेरी सिंपल सम है, जो प्रोपोर्शनल है उस पर दिमाग लगाओ, फट से बनेगा। ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन दूं क्या? यस सर। 1:4. 1/4. सही है, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? Lavanya. ओके वेरी गुड बेटा, आपको बना रहे हो, गुड। बनाना है, सबको बनाना है, ट्राई करना है। चलिए देखते हैं, वेरी इजी सम, आराम से बनना चाहिए। देखो सम को तो दो तरीके से 1/4 बनाया जाता है। यदि एक बच्चा क्या करेगा, पहले टोटल एनर्जी निकालेगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 z² सबको मालूम है। ओके, तो पहले वो क्या निकालेगा, टोटल एनर्जी 1 का निकालेगा -13.6 इनटू z। लिथियम का z कितना होता है, 3 होता है, तो 3² कितनी हो जाएगी, 9। और कौन सा सेल बोला है, तीसरा ही सेल बोला है, तो 9/9, ठीक है ना, गया गया। ओके, डिवाइडेड बाय -13.6 इनटू कौन सा सेल बोला है, सेकंड सेल, और बेरिलियम कितना होता है, 4, तो 4² क्या हो जाएगी, 16 डिवाइडेड बाय कितना है, 2 4 4 जा, है ना, तो 13.6 गया, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4, है ना, ऊपर में 1 और नीचे में 4 बचा। और दूसरा बच्चा क्या करेगा, उसको मालूम है कि ये वाला तो कट ही जाएगा भैया, पहले ही उसको कटना है, दिमाग लगाओ। टोटल एनर्जी 1/टोटल एनर्जी 2 इज इक्वल टू z1² बाय z2² z1² बाय n1² इनटू n2² बाय z2²। ऐसे बनाना है तो डायरेक्ट बनेगा। z1² कितनी है, देखो इसकी क्या हो जाती है, z1 लिथियम की हो जाएगी 3 9, n1² क्या 9 इनटू n2² क्या हो जाएगा 2² 4 डिवाइडेड बाय कितना, z2² कितनी हो जाएगी, z2² हो जाएगी 16, है ना, तो 9 गया 4 बन गया, आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह बनाना बेटा, देखो इतना लंबा ये स्टेप नहीं लिखना, ये तो आपको मालूम ही है, इससे कोई मतलब नहीं हो जाएगा, तो इस तरह बनाना। सिंपल सा सम है, टोटल एनर्जी पहला का डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी दूसरा का, वेरी सिंपल, कुछ नहीं। बस देखो ये कहानी क्या है यहाँ पे, ये सम तो सब बच्चा बनाएगा, पर जो जल्दी बनाएगा वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको तो लिमिटेड टाइम में बनाना है, आपके पास टाइम तो पड़े हुए नहीं है ना, आपको जो जितने 3 घंटे की पेपर है, तो 3 घंटे में सारे क्वेश्चन बना लेंगे, तो टाइम ही दिमाग में रखना है। आई सपोज दिस सम इज क्लियर टू एवरीबॉडी, कोई दिक्कत किसी को? नो, नहीं दिक्कत नहीं। चलिए ये तो हो गए सम, अब चलो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी हाइड्रोजन एटम, चलो देखते हैं हाइड्रोजन एटम में एनर्जी की वैल्यू क्या है। टोटल एनर्जी का सबको फॉर्मूला मालूम है, -13.6 z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट सेल का, टोटल एनर्जी जो फर्स्ट सेल में रहेगी कितनी रहेगी, -13.6 इंटू z का वैल्यू 1² बाय डिवाइडेड बाय 1²। तो पहला घर में जो एनर्जी रहेगा, टोटल एनर्जी फर्स्ट हाउस
is equal to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मैं हाइड्रोजन एटम का बात कर रहा हूं तो हाइड्रोजन एटम में पहले घर में एनर्जी रहेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड घर की बात की जाए टोटल एनर्जी सेकंड घर में कितनी हो जाएगी -13.6 into 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितनी 2 स्क्वायर कितना होता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 4 4 जा 16 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरे घर की एनर्जी हो जाएगी आपकी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा घर का एनर्जी जल्दी निकालो और चौथा घर का एनर्जी जल्दी निकालो, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताओ। तीसरा घर में क्या होगा, चौथा घर में क्या होगा? तीसरा में -1.5 1.51 okay very good it will be -13.6 into 1 square by 9 electron volt तो 9 1 जा 9 और 4 6 9 5 जा 45 और 1 0 9 1 जा 9 तो आ जाएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी नेगेटिव। ओके और टोटल एनर्जी इन फोर्थ हाउस हो जाएगी -13.6 into 1 square divided by 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ घर है ठीक है ना, 4 स्क्वायर 16 हो जाती है, कितना होगा 16 कितना 0.8 16 8 जा मतलब पहले तो पॉइंट ले लेंगे 16 8 जा 128 और कितना बचा 8 और 0 तो 16 5 जा 80 तो चौथा घर में एनर्जी है 0.5। ओके अब इससे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज गौर करना है। देखो सबसे पहले मानो ये वाला यदि फर्स्ट सेल है ओके NMO इक्वल टू 1 डिस्टेंस तो बढ़ता चल जाता है, ये सबको मालूम है। वो कुछ ज्यादा बढ़ गया बोर्ड के भी बाहर हो गया तो बोर्ड के अंदर मैं बनाता हूँ। ये मानो फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल इतना दूरी पे चला गया, थर्ड सेल इतना दूरी पे आ गया, फोर्थ सेल इतना दूरी पे आ गया, ठीक है। तो पहला वाला जो है पहला वाला का एनर्जी कितना है बेटा -13.6 ओके -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कितना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान देना है आप लोगों को कि ये जो एनर्जी गैप ठीक है ना, ये जो एनर्जी गैप है और ये जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है वो कैसा है E2 minus E1 E3 minus E2 E4 minus E3। अब मुझे बताओ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किधर रहेगा? सर डिक्रीज हो रहा है इसमें। डिक्रीज हो रहा है, यस डिक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। ये जो एनर्जी गैप है देखो -13.6 -3.1 तो 13.6 से डायरेक्ट 3.4 चला गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं? दिस वन इज द बिगेस्ट। फिर ये थोड़ा कम हो गया, ये और कम हो गया, ठीक है ना। तो बात कहने का क्या है कि एनर्जी जो है उसका गैप जैसे आप दूर जाते जाते हो वो क्या होता है कम होते चला जाता है। ओके एनर्जी गैप जो स्टार्टिंग में होती है वो बहुत ज्यादा होती है और कल मैंने ये भी डिस्कस किया था ये क्या था इंक्रीज हो रहा था इसमें। ये तो आपको साफ ही दिख रही है कितना डिस्टेंस है फिर इतना हो गया है फिर ये तो एकदम बहुत ज्यादा ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल जॉइंट में एक बार पूछा गया था कि दोनों को उल्टा कर दिया गया था, फिर बोला था नन ऑफ दिस या ए एंड बी।
तो आप पकड़ सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो बेटा दिमाग में एक इंपॉर्टेंट चीज फिर से रख लो, मैं बता रहा हूँ जो कि एनर्जी गैप स्टार्टिंग में ज्यादा होता है, जैसे ही दूर जाते हैं एनर्जी गैप कम होते जाता है, ठीक है ना, और दो सेल के बीच में डिस्टेंस है जो वो बढ़ते चले जाते हैं। ओके, तो ये दिमाग में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखना है। ओके, इज इट क्लियर? यहाँ पे और यहाँ पे आपको याद करने की चीज है, ये वाली आपको याद करना है, याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार डिराइव कर दोगे अपने ही दिमाग में रहेगा। पहला घर में -13.6, फिर -3.4, -0.85, ओके, और -1.51 तीसरा। याद रहेगा सबको? कोई दिक्कत? ये वाला मैंने सेल्स बनाया है, तो सेल्स तो दूर होंगे ही, एनर्जी तो नहीं ना मैं बता सकता हूँ, एनर्जी तो मैं जस्ट दिखा सकता हूँ इस घर का इतना एनर्जी। ओके, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट? -13.16 ग्राउंड स्टेट पहला घर को बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट इज द फर्स्ट हाउस, जिसका वैल्यू है -13.6। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, पहला घर का एनर्जी ज्यादा है कि दूसरा घर का एनर्जी ज्यादा है? दूसरे घर का। दूसरे घर का एनर्जी ज्यादा है बेटा। देखो जितना नेगेटिव बड़ा होता है उतना छोटा होता है, तो दूसरा घर का एनर्जी ज्यादा है। तो दिमाग में ये चीज रखना है, जो सेल मतलब के सेल न्यूक्लियस के सबसे सामने है उसकी एनर्जी सबसे कम है, एल सेल की एनर्जी और ज्यादा है, एम सेल की एनर्जी और ज्यादा है, एन सेल की एनर्जी और ज्यादा। पर एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने, और ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि एनर्जी का साइन आप लोग नेगेटिव देख रहे हो, तो ये नेगेटिव का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। इट्स अ कन्वेंशन, और वो कन्वेंशन क्या है आराम से पहले देखें। हाँ, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है जब तक वो एक एटम में है। क्यों नेगेटिव होती है मैं ये आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। A free electron is an electron at rest at infinite distance from the nucleus। ओके, इसको पढ़ना एक बार, स्टेटमेंट को पढ़ो थोड़ा सा। मैं बात कर रहा हूं एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन हम किसे बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले समझ लो फिर डेफिनेशन को समझाता हूं, एक बार पढ़ लो वैसे। ओके, पढ़ लिया सबने? देखिएगा, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना, कोई भी एटम का एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का एक अपना फील्ड होगा कि नहीं? ओके, उसका एक फील्ड होगा, जैसे एक मैग्नेट में रखता हूं। ओके, तो मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है, एक लोहे का कील यहाँ तक पड़ा होगा तो वो उसे खींचे, ठीक है ना, मानो ये इसका फील्ड है, तो यहाँ पे होगा तो ये इसको खींच लेगा। पर मानो मैं इसको यहाँ पे लाके रख दूंगा तो क्या खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। तो मैग्नेट का एक अपना फील्ड होता है, वैसे ही न्यूक्लियस का अपना फील्ड होता है जहां तक वो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। ये एक न्यूक्लियस है, मानो इसका फील्ड यहाँ है, ठीक है, ये इसका फील्ड है, यहाँ तक यदि कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो इसको ये अपने अंदर खींच सकता है। अब मानो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके रेंज से बाहर हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन अब इसके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन
कितना डिस्टेंस पे है? इनफाइनाइट डिस्टेंस। देखो बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब हजारों करोड़ों किलोमीटर नहीं, अरबों किलोमीटर नहीं। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ वो डिस्टेंस जो न्यूक्लियर पूल के बाहर, ठीक है ना। तो देखो क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब घूम नहीं रहा है, एकदम रेस्ट पे पड़ा हुआ है। at infinite distance from the nucleus। एक फ्री इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है जो रेस्ट पे है और न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के पुल के बाहर। समझ गए? बहुत सिंपल में, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है जो रेस्ट पे है और न्यूक्लियस पुल के बाहर। वेरी सिंपल। ओके, कन्वेंशन के हिसाब से, इट इज द कन्वेंशन गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कि एक इलेक्ट्रॉन जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, इनफाइनाइट का मतलब न्यूक्लियर पूल के बाहर है, एक इलेक्ट्रॉन जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, उसकी एनर्जी को हम मानेंगे 0, ठीक है ना। उसके एनर्जी को हम क्या मानेंगे? 0। अब देखिए, आप सभी को मालूम है कि जैसे आप न्यूक्लियस के सामने आते जाते हो तो न्यूक्लियस के सामने इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहुंचता है उसका एनर्जी क्या होता है? घटते चले, है ना। आप सभी को मालूम है कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी सबसे कम रहता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही न्यूक्लियस के सामने आ रहा है उसका एनर्जी क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो 0 से कोई भी चीज कम होगा तो क्या होगा? 0 से कोई भी नेगेटिव ही होगा। 0 से कोई भी चीज कम होगा तो नेगेटिव ही होगा। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब तक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तब तक उसकी एनर्जी 0 है और जैसे ही वो सामने आने लगता है उसकी 0 से कम होती है और इसकी एनर्जी नेगेटिव होते जाती है और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव। न्यूक्लियस के पास पहुंचते पहुंचते सबसे कम नेगेटिव या सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल पे वो पहुंच जाता है। ओके, द एनर्जी ऑफ an atom at rest is higher than an electron in an atom। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये जो स्टेटमेंट लिखा हूं, ट्रू। ट्रू है। ट्रू है सर। ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या मैं लिखा हूं, एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट पे है वो हायर होती है, हायर है देन अ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जब वो इलेक्ट्रॉन एटम में आ जाएगा तो उसकी एनर्जी तो घटते चली जाएगी ना। ओके, ये आइडिया क्लियर रहनी चाहिए। यहाँ पे ज्यादा बेटर है मैं लिख दूं एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब आप लोग समझ गए। आप लोग बहुत बार सुनते होंगे केमिस्ट्री में ये चीज कि फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दैट इज बियॉन्ड द न्यूक्लियर पुल। एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर पुल के बाहर है उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है एक इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है उसके कंपेरिजन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते जाएगी, यहाँ पे आया कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई और ग्राउंड स्टेट के पास पहुंचता है तो उसकी एनर्जी सबसे कम रहती है। मिनिमम एनर्जी लेवल पे वो कहाँ रहेगी? पहले सेल में रहेगी। ओके, और इससे कम एनर्जी नहीं हो सकता है उसका। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी इसके पास जो रहेगी। समझिए बात बेटा? तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इट्स जस्ट अ कन्वेंशन। हम लोग इंफिनिटी पे 0 माने और फिर उसके बाद वो माइनस। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंफिनिटी पे 0 0, काइनेटिक एनर्जी भी इंफिनिटी पे 0। ओके, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को भी 0 मानेंगे, काइनेटिक एनर्जी को भी 0 मानेंगे। ठीक है, गॉट इट? क्लियर? चलिए तो बोर का मॉडल क्या आप लोगों को समझ आया? बोर का मॉडल बहुत सिंपल,
कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है ये सबको पता चल गया। उनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। एक घर से दूसरा घर जब वो जाएगा तो वो एग्जैक्ट एनर्जी गेन करके जाएगा। हम लोग उस घर का रेडियस कैलकुलेट कर चुके हैं, उस घर में वेलोसिटी कितनी रहेगी वो कैलकुलेट कर चुके हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर चुके हैं और एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बोर ने इतना अच्छा कहानी दिया पर बोर फेल हो गए। ओके, बोर की थ्योरी भी फेल हो गई। और क्यों फेल हुई आप सभी को मालूम है। चलो हम लोग देखते हैं कि बोर का थ्योरी क्यों फेल हुआ। चलिए फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। देखिए ध्यान से, बोर जो थे जितना कहानी बताए थे वो सब किसके लिए बताए थे? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के। मैंने पहले ही बताया था बोर की जितनी भी कहानी थी सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के सारे प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर पाए थे। तो लाइन स्पेक्ट्रम वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके, एकदम ध्यान से दिमाग में रखना है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कोई भी प्रॉपर्टी को वो अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। तो बेटा लाइन स्पेक्ट्रम क्या है हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी को डिटरमाइन नहीं कर पाई थी तो लाइन स्पेक्ट्रम को भी वो डिटरमाइन नहीं कर पाई। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, वी विल रीड लेटर। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम कुड नॉट बी। दूसरा, no mathematical proof for अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोर का रेडियस का डेरिवेशन किया, बोर के ऑर्बिट में वेलोसिटी का डिटरमिनेशन किया, टोटल एनर्जी का डिटरमिनेशन किया, क्या मैंने इस इक्वेशन को कहीं डिराइव किया क्या? Yes, sir. नहीं, मैंने डिराइव कहीं नहीं किया बेटा। मैंने इसको डिराइव किया था कि कैसे आया mr = Oh no, no, sir. मैंने डिराइव नहीं किया था क्योंकि बोर ने जब डिराइव नहीं किया तो मैं कहां से। ओके, बोर ये वाला इक्वेशन कहां से लाया नहीं लाया ये बोर ही जानता है और ये बोर के साथ ही चला। उन्होंने कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया। नो मैथमेटिकल प्रूफ फॉर MBR = NH/2। कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था इसका, बस उन्होंने बोला था कि हाँ ऐसा होगा, यदि पहला घर में रहेगा तो उसका होगा MBR h/2π, दूसरा घर में होगा MBR 2h/2π, तीसरा घर में होगा MBR = h/2π। उन्होंने जस्ट बोला ऐसा होना है, एंगुलर मोमेंटम को तो होना है, बात खत्म। कोई प्रूफ नहीं दिया था, तो बोर को नहीं मालूम तो हमको भी नहीं मालूम, आने का। ठीक है, तो उन्होंने कोई मैथमेटिकल प्रूफ इसका नहीं दिया। यस, तो फेलियर है बेटा। तीसरा, नो एक्सप्लेनेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electron in various cells. ओके, बोर ने ये भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह डिफरेंट ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
ओके आपने बाद में पढ़ा था कि बोर और बड़ी थ्योरी आई थी बाद में, पर बोर नहीं बता पाए थे इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट घर्स में रहेगा। ओके तो ये तीसरा फेलियर। चौथा देखो फिर एक चीज आ गई स्पेक्ट्रल लाइंस। अच्छा हल्का सा समझा देता हूँ ध्यान से। आपको मालूम है एटम से रेडिएशन निकलते हैं, उसमें जब ट्रांजिशन होती है, मानो एनर्जी लेवल 1 है, एनर्जी लेवल 2 है, मानो यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो हायर एनर्जी पे जाता है तो वो एब्जॉर्ब करता है ना। और यदि मानो यहाँ से वो यहाँ आ रहा है तो क्या करेगा, रेडिएशन को रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो एक एटम एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकती है, एनर्जी रिलीज भी कर सकती है। ओके तो जो एनर्जी इससे निकल रही है, ठीक है ना, एनर्जी बोले तो जो रेडिएशन जो इससे निकल रही है वो रेडिएशन का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है। ओके और वो रेडिएशन को यदि एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ये रेडिएशन को यदि कैप्चर किया जाए तो ऐसे ऐसे लाइन जैसा, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन जैसे आते हैं। ये सिंपल समझ लो, इन डेप्थ में ये बताने वाला हूँ इसके बाद। एक एटम मानो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आया तो उससे क्या होगा, रेडिएशन निकलेगा, वो रेडिएशन का अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा। मानो वो रेडिएशन ब्लू कलर की, मानो एक पल की ब्लू कलर की, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे वो ब्लू कलर का एक लाइन बनाएगा कि नहीं। आपको मालूम है ना फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है वो क्या करता है, इमेज को कैप्चर करता है। ओके मानो ब्लू वाला रेडिएशन का लाइट निकला तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पे एक ब्लू बनाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे लाइंस आते हैं, अंडरस्टूड। इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस इन सिंपल समझ लो कि एटम से निकलने वाले रेडिएशंस उसको हम लोगों ने फोटोग्राफिक प्लेट पे कैप्चर किया। ओके तो ये तो सिंपल हम लोग कैप्चर करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। पर यदि इन रेडिएशंस को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास करवाया जाए और फिर इमेज बनाया जाए फोटोग्राफिक प्लेट पे, ध्यान से सुनो, ये रेडिएशन को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया जाए फिर इमेज बनाया जाए फोटोग्राफिक प्लेट पे, ये वाली जो सिंगल लाइन है वो बहुत सारे लाइन में टूट जाए। ओके और क्यों टूटती थी, नहीं टूटती थी, ये बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके ध्यान से सुनना है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये लाइन सिंगल होना चाहिए, पर जब उसको मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाता था वो पतले पतले लाइन में ब्रेक हो जाता, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया जाता था वो भी फिर पतले पतले लाइन में ब्रेक होता था। क्यों होता था बोर को नहीं मालूम। ओके अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होना इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होना इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होना इज नोन एज स्टार्क्स इफेक्ट। बेटा देखो अब ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क्स इफेक्ट को आपको डेप्थ में अभी नहीं पढ़ना, बस फिलहाल जस्ट दिमाग में ये चीज को रखना है कि एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज कर देता है। ऑप्शन ऐसे दे देगा स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे लिख देगा स्टार्क्स इफेक्ट, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देगा ज़ीमैन इफेक्ट, तो गड़बड़ा जाओगे। ओके तो वो ऑप्शन यदि मार दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। ओके यदि भूल जाओगे तो याद रखो कि एम मतलब क्या है, मुझे जन्नत मिलेगा। एम मतलब मुझे जन्नत मिलेगा। ओके जन्नत मालूम है स्वर्ग लोक मिलेगा, तो एम और जेड। ओके मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग है ज़ीमैन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अच्छा एक बात बोलो, अब बोलोगे सर आप ये सब काहे बता रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइन। बेटा मैंने बताया था ना बोर अपने थ्योरी को बनाने से पहले दो चीज का पढ़ाई किया था ना, वो दो चीज क्या थी, ड्यूअल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन और दूसरा
लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस एलिमेंट, एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एकदम से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोर्ड ने क्या क्या चीज की पढ़ाई की थी अपने मॉडल को बनाने से पहले। थॉमसन का मॉडल को तो पढ़ा ही था, रदरफोर्ड के मॉडल को भी पढ़ा था, साथ में डुअल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन जो मैंने पहले बता दिया उसको पढ़ा था। डुअल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन में हर कुछ बता दिया, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, वो पूरा पढ़ा। और दूसरा क्या पढ़ाई किया था, एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसकी भी पढ़ाई की थी और उसकी भी लॉजिक लगाई थी अपनी थ्योरी में, और वो सारे फेल हो गए। अब बोलोगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा सर बाद में आप क्यों पढ़ा रहे हैं, तो रीजन देखो मैं बता रहा हूँ, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पहले आ गई, नो डाउट, बोर के थ्योरी से पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा आई थी। पर आप बोर का थ्योरी को यदि अच्छे से समझ लेते हो तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझने में आपको आसान होगा। आपको हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ना, आपको चीजों को समझना है। बोर का मॉडल समझ लो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझने में आसान है। ओके, तो वही एटॉमिक स्पेक्ट्रा के स्पेक्ट्रल लाइंस को इस स्प्लिटिंग नहीं एक्सप्लेन कर पाए। गॉट इट? तो 1 2 3 4 और एक This theory was against de Broglie and Heisenberg. देखो हम लोग ये चीज पढ़ने वाले हैं अभी, एक थ्योरी है डी ब्रॉगली थ्योरी, ठीक है ना। डी ब्रॉगली की एक थ्योरी है, हाइसेनबर्ग का भी एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इन दोनों को भी बोर का थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, अब बोलोगे बेटा इसको क्यों बता रहे हो सर अभी? बेटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं वहां पे पढ़ाऊंगा तो मैं लौट के फिर थोड़ी आऊंगा, यहाँ पे मैं ये पॉइंट मिस कर गया था इसलिए लिख देता हूँ। तो फिलहाल आप इसको लिख लो, कैसे अगेंस्ट था हम लोग देखें। ओके, तो दिस थ्योरी वाज अगेंस्ट डी ब्रॉगली एंड हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अच्छे से एकदम दिमाग में रखना है। हाँ बोलिए सर, फर्स्ट पॉइंट फिर से बताइए ना। हाँ बताते हैं बेटा, एक मिनट रुक जाओ। तो ये 5 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। ओके, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई एक पॉइंट को निकाल देगा और दूसरा कुछ डाल देगा। तो पूछा गया था कि कौन इसके बोर्ड के फेलियर को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। ओके, ऐसे क्वेश्चन आए। पहला लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम कुड नॉट बी एक्सप्लेन। मैंने पहले भी बताया कि बोर का थ्योरी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लागू होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ओके, अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के प्रॉपर्टीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वैसे ही लाइन स्पेक्ट्रम एक प्रॉपर्टी होती है, ओके, जो हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ने वाले। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लाइन स्पेक्ट्रम एक प्रॉपर्टी होती है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर का मॉडल। ओके सर, लास्ट वाला भी टॉप पॉइंट्स को बताएं। लास्ट वाला पॉइंट क्या बताएं उसमें? डी ब्रॉगली और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नाम की एक चीज होती है, एक थ्योरी है, दोनों डी ब्रॉगली की थ्योरी और हाइसेनबर्ग की थ्योरी, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। ओके, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा पर बाद में। और इन दोनों थ्योरी को यदि आप बोर के थ्योरी में लगाओगे तो बोर का थ्योरी पूरा गड़बड़ है। ओके, तो हिज थ्योरी वाज अगेंस्ट डी ब्रॉगली एंड हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल। ये लोग ने साइंटिफिक प्रूफ्स दिए कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और ऐसे ऐसे जो होना चाहिए वो बोर का थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। ओके, वी विल सी दिस, हमें पढ़ना है। तो फिलहाल ये फेलियर्स आप दिमाग में। ओके, कोई दिक्कत? सर ऑप्शन आस्ते आस्ते जब चैप्टर आप पढ़ते चल जाओगे, देखो बोर्ड 1913 में जब अपना थ्योरी दिया तो ऐसा थोड़ी था कि 1914 में वो थ्योरी गलत हो गया। अरे आस्ते आस्ते बहुत समय लगे, 1930 1932 के आसपास ये सब थ्योरी आई। ये तो 1924 में आई थी। 1924 में जब ये थ्योरी आई तब ये थ्योरी देखा, अरे बोर्ड तो गड़बड़ वाला बात सब बोल के गया है। तो बोला अरे बोर्ड का थ्योरी अब गलत है, काटो, गड़बड़ हो गया बोर्ड। और एक बात अभी भी बता दे रहा हूँ कि एटम का मॉडल जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, राइट फ्रॉम थॉमसन मॉडल टू रदरफोर्ड मॉडल टू बोर मॉडल, अभी मैं कहीं भी आपको एटम का जो मॉडल बताऊंगा, इट्स मतलब मैं आपको डिलेमा ही में रखूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में एग्जैक्ट एटम का मॉडल आप नहीं पढ़ पाओगे। इट्स टू फार बियॉन्ड योर सिलेबस। आपको मालूम होनी चाहिए एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल कितने होते हैं, बता सकते हो? सर 3। हाँ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। बेटा मालूम है एटम में 200 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल,
मोर देन 200 सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर। पर हमें फिलहाल मतलब 3 ही पढ़ने हैं और 3 ही में दिमाग लगाने हैं। ओके, एटम का एग्जैक्ट मॉडल मैं कहीं भी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी तक देयर इज डिलेमा अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, अभी तक रिसर्च एरिया है, पर हाँ रिसर्च आगे बढ़ रहा है, चीजों को पढ़ रहा है, चीजों को ठीक कर रहा है और एग्जैक्ट पहुंचने का कोशिश कर रहा है। ओके बेटा, गॉट इट? क्योंकि ये सब थियोरी जब तक नहीं समझोगे तब तक आप लोग भी रिसर्च करोगे, एक समय में जाके आगे बढ़ोगे, तो आप लोगों की भी जब रिसर्च आएगी, हम पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे आप लोगों से भी प्रेरणा मिलेगा। आप लोग आगे जाओ बेटा, देखो आईआईटीज में जाओगे, एक्सपोजर मिलेगा, रिसर्च एरिया में जाओगे, चीजों को अच्छे से समझा पाओगे, तो सोसाइटी को बहुत चीज दे पाओगे। ओके, क्योंकि एटम के प्रॉपर्टी को समझ लिया इंसान पूरी तरह से, तो समझ लो कि हर समस्या दूर दुनिया। अभी भी रिसर्च एरिया है, चल रहा है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सर पॉइंट 3 एक बार फिर से बताइए ना। हाँ बेटा बता देते, क्या नहीं? कौन सा है? अरे आपने नहीं पढ़ा है ये वाला? मतलब मानो क्या 20 इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, तो कैसे रहता है? 2 8 8 2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है ना? यस सर। हाँ, तो उसका एक्सप्लेनेशन बोर्ड नहीं दे पाया, ठीक है? ओके सर। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और एक बात, कल से 11th की एक और बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना? तो आप लोग के जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं जो मिस कर गए हैं ये बैच में, या चीजें उनकी छूट गई है, तो उनसे रिक्वेस्ट करो और अपने दोस्त को हल्ला करो, यार पढ़ा रहे हैं हम लोग। ओके, उनको बताओ यदि पसंद आ रही है, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि सर लोग अच्छे से समझा पा रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, तो अपने दोस्तों को बताओ, टेल देम इन्वायरमेंट अभी सेफ नहीं है, बाहर लोग निकल नहीं सकते, वी आर ऑनलाइन, वी आर टीचिंग हियर। ओके, तो अपने दोस्तों को बोलना है कि नहीं बोलना है? नहीं बोलना है? यस सर। हाँ बोलना है बेटा, अपने दोस्तों को सब बोलो कि सर लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, कम ऑनलाइन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पढ़े? हाँ, एनर्जी लेवल डायग्राम एक बताओ। एनर्जी लेवल डायग्राम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ओके, n is equal to 1 मतलब पहला सेल, n is equal to 1 मतलब पहला सेल, ओके, या पहला ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, दिमाग में रखिएगा। पहला ऑर्बिट को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, एंड इट इज द मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये मिनिमम एनर्जी लेवल है। इसकी एनर्जी कितनी होती है? मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, n is equal to 2. n is equal to 2 is known as first excited state। देखो बेटा, बहुत बच्चे गलती लिख देते हैं इसमें, ठीक है ना? बहुत बच्चे इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिख देते हैं। नहीं, दूसरा सेल मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दूसरा सेल मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसकी कितनी एनर्जी है? -3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n equal to 3 क्या है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, n is equal to 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे एनर्जी कितनी है? -1.51 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? फोर्थ एनर्जी स्टेट
माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है ना। और वैसे ही वैसे वैसे n इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है ना, इंफिनिटी से लिखना। अब देखो ध्यान दो, एक चीज यहाँ पे गौर करना है जो मैं लिख रहा हूँ। एनर्जी तो आप सभी को मालूम है कि बाहर की ओर इंक्रीज होती है ना, जैसे ही मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूँ इंक्रीज करते जा रही है। पहला सेल और दूसरा सेल का एनर्जी गैप कितने का है, जल्दी बताओ। पहला सेल और दूसरा सेल का एनर्जी गैप कितने का है? E2 minus E1. अरे वाह, वेरी गुड। वो तो मुझे ही मानो, माइनस करो जल्दी से। गुड, अच्छा प्रेजेंट टू माइंड। 1.2 -3.4 माइनस 13.6, ओके 10.2 ठीक है ना। It will become 10.2 electron volt, okay। दूसरा और तीसरा, मतलब तीसरा और दूसरा कितना होगा? It will come roughly बेटा 1.9 के आसपास आएगी, ठीक है ना, 1.9 के आसपास आएगी। सब्ट्रैक्ट करके देख लो, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है मालूम है ना। 1.51 प्लस हो जाएगी, 3.4 से 1.5 बन जाएगा, ओके। तो 10 में से 1 गया 9, 16 में से 5 जाएगा, तो 9 और 2 में से 1.9 के आसपास आएगी, ठीक है ना, ओके। और दिस विल हाउ मच, ये रफली 0.6 के आसपास आएगी, ठीक है ना। इट विल बी 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ। आप ध्यान देना, माइनस करके देख लेना। अब मुझे एक चीज बताओ, इतना एनर्जी क्या है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अचानक 1.9 हो गया, फिर 0.6 हो गया, फिर देखो फिर और कम होते जाता, और कम होते जाता, तो लास्ट में तो एकदम क्या होता है, एनर्जी लेवल ओवरलैप तो नहीं करती, पर एकदम सामने 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 पहुंचने चली जाती है एनर्जी का। तो ये आप लोगों को समझ आ रही है ना, ये देख के कि एनर्जी गैप बाहर की ओर क्या है, कम होते जा रहा है। देखो 1 और 2 में इतना डिफरेंस है, और 3 और इंफिनिटी के बीच में मार्क इतना है कि नहीं। एनर्जी गैप क्या है, कम होते जा रही है सेल्स के बीच, ओके। तो इससे क्या सोच सकते हैं, देखो दिमाग में क्या है, यदि पहला सेल यहाँ पे है तो दूसरा सेल यहाँ पे, तीसरा सेल यदि ऐसे है, चौथा सेल ऐसे है, ठीक है ना। एनर्जी गैप इस तरह, तो सेल तो कुछ होता नहीं है, इनफैक्ट आपको पता चले सेल कुछ होता नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन जहां पे रहते हैं पता चलेगा, वो छोड़ दो अभी, दिमाग ज्यादा नहीं है, पर ये सिंपल रखो कि दो ऑर्बिट के बीच में स्टार्टिंग में एनर्जी गैप ज्यादा, फिर कम हुआ और कम होगा और कम होते चला जाएगा, ओके बेटा, दिस शुड बी क्लियर। नाउ आई विल कम टू एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे पूछी जाएगी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब ये क्या होती है? What is the energy required to remove an electron from ground state to infinity? Okay, ध्यान से देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं जो रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से लेके इंफिनिटी तक फेंक देने का, ओके। कितनी एनर्जी जरूरत होगी यदि मैं ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक उसको ले जाऊं? मुझे एक बात बताओ, इस केस में हाइड्रोजन वाले के केस में -13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मुझे इसे इंफिनिटी में ले जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा? इंफिनिटी की एनर्जी कितनी होती है? 0 एनर्जी एट इंफिनिटी इक्वल टू 0, ओके। -13.6 है, तो हमें कितना देना पड़ेगा? +13.6, -13.6 को +13.6 दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ओके। तो यदि आपको एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
ग्राउंड स्टेट का नेगेटिव एनर्जी सप्लाई करना है। ओके, ग्राउंड स्टेट की नेगेटिव एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ये -13.6 है तो हम लोग कितना सप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 13.6 सप्लाई करेंगे। किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं ना? चलो, तो आयनाइजेशन एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक ले जाना है, तो वहां तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज नेगेटिव ऑफ ग्राउंड स्टेट। एक क्वेश्चन आपके सामने, कैलकुलेट द GS of He plus and ionization energy। चलो बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ फटाक से। जल्दी से बनाना बेटा, बनाओ। Calculate the ground state energy of helium, ground state energy, ठीक है? Calculate the ground state energy of He plus and ionization energy। Sir, ground state ground state minus 0.85 electron volt. sir, minus 5.44 electron volt। बेटा कैलकुलेशन तो सही किए पर थोड़ा गड़बड़ा दिया। 5.44 बोल रहे सही है, ये 54 पॉइंट कुछ हो रहा है। Yes sir, 54.4 minus 54. 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी ग्राउंड स्टेट में। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 into z, z कितना है, हीलियम है, तो z कितना होगा 2, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ग्राउंड स्टेट में है तो मतलब क्या सेल्फ 1 होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13 -13.6 into 4, 13 4 जाए कितना 52, और 52 और 6 हो जाए 22, 6 हो जाए 24, 52 और 2.4 कितनी आ जाएगी 54.4, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। और आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी इसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो गई 0 प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब ना जीरो होगा। जीरो तो यहाँ पे जाने के लिए सही, बट सप्लाई कितना पड़ेगा इसका, नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 54.4 हो जाएगी प्लस 54.4। बुझाया नहीं बुझाया, समझ आई? यस सर। यस, वेरी गुड। एनर्जी लेवल डायग्राम देख लो, क्वेश्चंस आते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी जरूरत होती है एक एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल में जंप करने के लिए, उसे हम बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, एक्सेप्ट इंफिनिटी। ठीक है ना, एक्सेप्ट इंफिनिटी। इंफिनिटी में यदि कोई ग्राउंड स्टेट से जा रहा है तो दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, ध्यान से सुनो, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी, और एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी जरूरत होती है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए, दैट इज नोन एज एक्साइटेड एनर्जी लेवल, नहीं सॉरी, दैट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। ओके, और इसको थोड़ा सा मैं डेफिनेशन को चेंज करूं,
एक्साइटेशन एनर्जी को बेटर होगा लिखना कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? लोअर से हायर जाना। ओके, इसको बेटर है मैं चेंज करूं फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। ओके, और ध्यान से देखना, ये वाला n1 है, ये वाला n इंफिनिटी, और मान लो ये n2 है, ये n3 है, n4 है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है, इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे कि एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन। तो दूसरे से चौथा जाता है तो एक्साइटेशन एनर्जी। excitation energy. तीसरे से चौथा जाता है तो एक्साइटेशन एनर्जी। सिर्फ पहला से हायर में गया इंफिनिटी तक का आयोनाइजेशन। वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखनी है। ओके, तो भोर की तो यहाँ पे कहानी खत्म हुई। भोर से इन लोगों को ढेर सारे क्वेश्चंस भी बनाने हैं, तो आपको डीपीपी तो चढ़ा दिया जाएगा आपके श्रीवास्तव क्लासेस ऐप पे। आप लोग जाते हो कि नहीं बेटा? सर यस जाते सर। हैं। हाँ, वहां पे देखो कोई वीडियो में यदि कोई चीज क्लियर नहीं है, जैसे डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो वहां पे वीडियो को दोबारा देख लो जाके। ओके, तो भोर के टॉपिक तो खत्म हुई। फिर हम लोगों को देखो लाइन स्पेक्ट्रा देखना है, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रा का पढ़ाई भी भोर में किया था, बट आज तो मैं नहीं स्टार्ट करूंगा उसे, क्योंकि आज स्टार्ट करूंगा तो वो थोड़ा सा भी नहीं हो पाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको देख लूंगा। पर चलो थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। Potential energy of electron in third orbit of Li plus equal to 1 minus that is कौन बताएगा इसको? कौन बताएगा? अच्छा, एक चीज बता दो, सर K होता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। बेटा ये एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, पर अभी दिमाग नहीं लगाना है, इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में पढ़ोगे 12th में। ठीक है, बस फिलहाल इतना जान लो कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक हिंट दे दिया आपको, चलो सर फर्स्ट। फर्स्ट यस सर। राइट आंसर। ओके, चलो देखते हैं राइट आंसर कैसे होगी, तो चेक करना है। देखो, आप पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। ये फॉर्मूला देखा ना? तो माइनस के तो बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? नीचे में आर की जगह आर, जेड लिथियम का होता है 3 into e स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये क्या 1 समझ, ठीक है ना? ये 1 into, ओके, तो कितना आ गया -3 e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना? के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ओके, क्लियर है? the relation between lambda 1 and lambda 2 if one minute.
चलिए बनाइए। एक रेडिएशन 200 एंगस्ट्रॉम का है और एक रेडिएशन 400 एंगस्ट्रॉम का है, उसको इंसिडेंट किया गया एक सरफेस पे, तो रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2 बोला गया। ऐसे बनेगा, बहुत इजी समय, कल ही देखे हैं इस टाइप का समय। वेटिंग 30 सेकंड ले लो। बड़े आप सभी को मालूम है E is equal to hc by lambda, सबको मालूम है ना, E is equal to hc by lambda। तो E1 को मैं लिख सकता हूँ hc by lambda 1, E2 को हम लोग लिख सकते हैं hc by lambda 2। और मैंने क्या बोला था, सिर्फ प्रोपोर्शनल को लेना है, इन सबसे तो कोई मतलब नहीं है, तो कट जाता है रेशियो। तो E1 by E2 क्या हो जाएगा, 1 by lambda 1 divided by 1 by lambda 2। E1 by E2 हो जाएगी कितनी, कितनी हो जाएगी, lambda 1 और lambda 2 ऊपर चली जाएगी, है ना, lambda 2 by lambda 1। तो E1 by E2 की क्या रिलेशन हो जाएगी, कितनी है, 4000 बाई 2000, कितनी हो जाएगी, 2। तो E1 और E2 का रिलेशन क्या है, 2:1। दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? ओके, और इससे एक चीज आपको क्या समझ आएगी, देखो तो E1 is equal to twice E2, आ रही है कि नहीं? ओके, एनर्जी जो पहली की है दूसरी की क्या होगी, दुगना होगी, होगी कि नहीं? क्योंकि जैसे ही आप वेवलेंथ को डबल कर देते हो, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है कि नहीं? वेवलेंथ को आपने डबल किया तो एनर्जी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, इनवर्स रिलेशन है। तो पहली की एनर्जी दूसरी की एनर्जी का क्या होगा, डबल होगा। ओके, कोई दिक्कत?